वो एक ऐसी लड़की थी जिसे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन एक हादसे की वजह से उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया जिससे उसे नहीं होना चाहिए था। लड़की का नाम साशा था। एक दिन उसने हैरानी से देखा कि शोरगुल वाले डांस फ्लोर के पास उसी की तरह एक और अजीब लड़का था। साशा तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़के से बात कर पाती, उसके पिता वहां आ गए और सब कुछ रोक दिया। अब दोनों पूरी तरह हैरान थे। इससे पहले कि वे कपड़े पहन पाते, पिता ने बहुत ही बेरहमी से साशा को बाहर खींच लिया। सब लोग हैरानी से देख रहे थे और वो बिना कपड़ों के ही वहां से चली गई। उसने एक लड़की के रूप में साशा का सम्मान पूरी तरह से छीन लिया था, लेकिन पिता को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उल्टा उसने साशा को स्कूल जाने से मना कर दिया। इसका साशा ने तुरंत विरोध किया। असल में वो आदमी साशा का सौतेला पिता था, क्योंकि जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ था, साशा अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रह रही थी। लेकिन उसके तानाशाही रवैये की वजह से उसे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तो ये तानाशाही और भी ज्यादा बढ़ गई, और फिर जब उसकी माँ ने नया घर बसाने की तैयारी की तो लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उसने अपनी माँ को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। फिर उसके सौतेले पिता ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि इस नए परिवार में वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई थी। इसलिए उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद को उस छोटी सी जगह में बंद कर लिया। उसे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगी, जिसने उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन डैनिया, जो अभी अभी उसके करीब आया था, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। घर वापस आने के बाद भी उसके दिमाग में सिर्फ साशा ही घूम रही थी। ऐसा लगा जैसे रातों रात उस लड़के में एक आदमी की समझ आ गई हो, लेकिन हमेशा कंट्रोल करने वाली उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब डैनिया बाथरूम में था तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। डैनिया खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। पिता के गुजरने के बाद घर का इकलौता मर्द होने के नाते डैनिया जैसे अपनी माँ की कठपुतली बनकर रह गया था। 18 साल का होने के बावजूद वो उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज में दखल देती थी, लेकिन अपनी माँ का विरोध न कर पाने के कारण डैनिया सिर्फ छुपकर चाय के कप तोड़कर ही अपना गुस्सा निकाल पाता था। जब उसने अपनी माँ के झुमके चुराए तब जाकर चुपके से नजर रख रही माँ को कुछ अजीब लगा। डैनिया, मैंने देखा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। जब डैनिया को लगा कि वो बच नहीं सकता तो उसने सच बता दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता है। लेकिन ये जानने के बाद उसकी माँ को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका बेटा इतनी कम उम्र में प्यार में पड़ गया है। उसे इस बात की चिंता थी कि जो डैनिया उससे सब कुछ शेयर करता था उसने उससे कुछ छुपाया। दूसरी तरफ सजा काट रही साशा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपनी माँ से स्कूल जाकर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलने की इजाजत मांगी। अपनी बेटी को दुखी देखकर धोखे से अनजान माँ का दिल पिघल गया। उसे नहीं पता था कि वो अपने इस फैसले पर जिंदगी भर पछताएगी। जल्द ही साशा स्कूल पहुंची। टीचर की डांट सुनकर उसने आखिरकार रोज साथ रहने वाले अपने क्लासमेट्स के सामने अपने दिल में छुपे कई सवाल रख दिए। इसके बाद वहाँ अचानक सन्नाटा छा गया। वैसे भी हमेशा अकेली और सबसे अलग रहने वाली साशा का कोई दोस्त कैसे हो सकता था। इसलिए अपने दिल की बात कहने के बाद साशा बिना पीछे मुड़े उस घटिया जगह को छोड़कर चली गई। लेकिन डैनिया ने मिलने का ये मौका नहीं छोड़ा। किस्मत की तरह वो अपना तैयार किया हुआ गिफ्ट लेकर उसके पीछे भागा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि साशा, जो उसे लगा बाथरूम में है, खिड़की से कूदकर भाग गई थी। डैनिया बिल्कुल सन्न रह गया और फिर पागलों की तरह साशा के पीछे स्कूल से बाहर भाग गया। लेकिन साशा के कदम तेज होते जा रहे थे और फिर अगले ही पल ये कहकर साशा बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। लेकिन डैनिया तुरंत समझ गया कि साशा घर छोड़कर भाग रही है। इसलिए पहले से ही प्लान बना चुके डैनिया ने साशा को उसे साथ ले जाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साशा ने कोई ध्यान नहीं दिया जब तक कि डैनिया ने अपना राज नहीं बताया। ये सुनकर वो चौंक गई और फिर उसके पीछे पीछे उसके छुपने की जगह पर आ गई। उसने बिना किसी झिझक के सारे सिक्के उठा लिए और रेस्टोरेंट जाकर जमकर खाना खाया। ये एक तरह से उसके साथ शामिल होने के लिए हाँ कहना था। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन हमेशा अपनी माँ की छत्र छाया में पलने वाले डैनिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक पूछे गए सवाल का क्या जवाब दे। तब साशा ने डैनिया को बताया कि हर कोई काम करने से नफरत करता है और अमीर बनने के सपने देखता है। भले ही उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता, फिर भी वे दूसरों को सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसलिए वे क्रांति शुरू करना चाहते हैं और वो सब करना चाहते हैं जो वे करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। ये सुनकर डैनिया अंदर से सहम गया। इसलिए साशा के उकसाने पर डैनिया ने आखिरकार वही किया जो वो करना चाहता था, लेकिन करने से डरता था। उसने उस शांत रेस्टोरेंट में जोर से चिल्लाया। हो सकता है वो आवाज धीमी हो, लेकिन ये किसी बीमारी की तरह फैल गई, जिससे साशा तुरंत निराश हो गई। इसलिए साशा को जाता देख डैनिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। हालांकि अब साशा के साथ होने से हमेशा डरपोक रहने वाले डैनिया ने फिर से साशा के साथ जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद वेटर ने उन्हें कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया। लेकिन कुछ चीजें जब शुरू हो जाती हैं तो रुकने का नाम नहीं लेती। इसलिए बदलाव लाने का फैसला कर चुके दोनों ने डैनिया का फोन फेंक दिया और सीधे अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उनके माता पिता को इस बात की कोई भनक नहीं थी। उन्हें लगा कि बच्चों के भागने की सारी जिम्मेदारी टीचर की है। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी अपनी गलतियों की वजह से ही हालात इतने बेकाबू हो गए हैं। दूसरी तरफ साशा और डैनिया बाजार गए और लगातार अपनी पसंद के कपड़े चुनकर चुपके से अपने बैग में भर लिए। फिर गार्ड से बचकर भागते हुए अपनी जवानी के इस पागलपन को खुलकर जिया। वे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर कूदते हुए अपने लंबे समय से दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस बागी तरीके से साबित करना चाहते थे कि उनका भी कोई वजूद है। फिर सबके हैरान होकर देखने के बावजूद उन्होंने बेझिझक मेज से खाना उठाया और छत पर जाकर मजे से खाने लगे। उस समय रात ढल रही थी और हल्की ठंडी हवा उनके बालों को सहला रही थी। डैनिया ने आखिरकार बहुत पहले से तैयार रखे हुए झुमके निकाल लिए। साशा ने कहा, मैंने कान नहीं छिदवा है। उसी पल उस लड़के के जज्बात सबके सामने आ गए। लेकिन डैनिया को लगातार ढूंढ रही उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह बार बार साशा के घर पर फोन कर रही थी, लेकिन उसे कोई तसल्ली देने वाला जवाब नहीं मिल रहा था। और अगले दिन साशा को भी लगा कि डैनिया उदास है। इसलिए साशा के कहने पर उन्होंने आखिरकार कल फेंका हुआ फोन कूड़ेदान से वापस निकाल लिया। लेकिन जैसे ही डैनिया अपनी माँ को फोन करके बताने ही वाला था कि वो ठीक है, तभी फोन पर उसकी माँ का वही कंट्रोल करने वाला रवैया फिर से सामने आ
आ गया। इससे डैनिया को एक बार फिर बहुत ज्यादा घुटन महसूस हुई, लेकिन डैनिया ने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया जैसा वो चाहती थी। इसके बजाय उसने अपनी माँ को बताया कि उसने वो सब किया जो वो हमेशा से करना चाहता था लेकिन डरता था। फिर उसने अपनी माँ से कांटेक्ट करने का एकमात्र जरिया अपना फोन भी फेंक दिया। उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी आने वाला है। जल्द ही दोपहर हो गई। वे सड़क पर लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछने वाले रिपोर्टर बन गए और फिर अचानक से एक मीट शॉप में घुसकर जानवरों के हकों के लिए लड़ने वाले पागल लोगों की तरह हंगामा करने लगे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि भले ही कुछ लोग जिंदा दिखते हैं लेकिन उनकी आत्मा बहुत पहले ही मर चुकी है। उनका शरीर सिर्फ वो काम कर रहा है जिससे उन्हें नफरत है। इसलिए वे पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे गुजरने वाली गाड़ियों पर थूकने लगे ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। फिर वे एक खाली स्टेडियम में गए और वहां लिखे हुए बकवास स्लोगन पर पेंट छिड़क दिया। डैनिया, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें कुछ नहीं बताया है क्या? तुम एक नंबर के कमीने हो क्या? कमीने कमीने, तुम्हारी माँ सुअर जैसी है, सुअर जैसी। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये गंदी दुनिया उन पर यही ठप्पा लगाना चाहती है। काफी देर बाद साशा ने अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन अफसोस, तेज हवा के झोंके की वजह से डैनिया साशा की बात नहीं सुन पाया। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलतियां एक बार हो जाएं तो उन्हें सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता और अपनी जवानी की इस बेपरवाही में उन्होंने सही और गलत की सारी हदें पार कर दी। वे इस बंजर जिंदगी में अपने मन की करते रहे और फिर अगले ही पल सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में दोनों को पकड़ लिया गया। लेकिन किस्मत से वहां पहुंचा एक बूढ़ा पुलिस वाला साशा को तुरंत पहचान गया। साशा के सौतेले पिता का पुराना साथी होने के नाते वो बूढ़ा पुलिस वाला उसे सीधे छोड़ना चाहता था, लेकिन साशा की बात सुनकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया। अब बूढ़ा पुलिस वाला सोच में पड़ गया, लेकिन मौका देखकर साशा ने उसकी कमर से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल बूढ़े पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसने सीधे साशा के सौतेले पिता को फोन किया। फिर एक बहुत ही अहम सबूत लेकर सौतेला पिता साशा और डैनिया को अपने साथ वापस ले गया, लेकिन उसे अभी तक मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उल्टा उसने साशा से पूछा कि उसने अपनी पूरी कोशिश करके उसे सबसे अच्छी जिंदगी दी, फिर भी उसे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं मिली। उसे नहीं पता था कि साशा हमेशा से सिर्फ थोड़ा सा भरोसा और प्यार चाहती थी। इसके बजाय उसने घमंड में आकर वो फैसले लिए जो उसे सही लगते थे और साशा के पार पाने की उम्मीद को खत्म कर दिया। उसके इस रवैये से डैनिया को भी बहुत गुस्सा आया, इसलिए साशा को बचाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और फिर गाड़ी सीधे बैरिकेड से जा टकराई। पल भर में ही सब कुछ शांत हो गया। साशा और डैनिया ने अपने सौतेले पिता की पिस्तौल छीन ली और उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर उसकी चोट की परवाह किए बिना तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से भाग निकले। पता नहीं कितना समय बीत गया। अंधेरा आसमान, ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने एक कोना उठा दिया हो जिससे हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। ये नई दुनिया मानो दोनों को एक नए और रोमांचक सफर पर बुला रही थी। वहीं दूसरी ओर सौतेला पिता भी घायल हालत में घर वापस आ गया था, लेकिन अपनी पिस्तौल छिन जाने और गाड़ी में रखे उस बेहद खतरनाक सबूत के बारे में सोचकर उसने अपनी पत्नी और डैनिया की मां के विरोध की कोई परवाह नहीं की। अब मामला अचानक से बहुत गंभीर हो गया था। सामने पुलिस की नाकेबंदी देखकर साशा तुरंत समझ गई कि पुलिस में काम करने वाले उसके सौतेले पिता ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए हैं, लेकिन उसे मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उल्टा वो और डैनिया एक बड़े ट्रक के पीछे छुपकर वहां से भाग निकले। हालांकि हाथ में हथियार लिए वो खूंखार काते हाईवे पर बेमकसद भटकते हुए वो एक जंगल में पहुंच गए और बंदूक मिलने के बाद डैनिया तो जैसे बिल्कुल बदल ही गया। थोड़ी देर बंदूक से खेलने के बाद उसने सीधा पास ही खाना ढूंढ रहे एक जंगली भेड़िए पर निशाना साध लिया और फिर अगले ही पल साशा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ, जैसे कभी डरपोक रहने वाला ये लड़का अब पूरी तरह से बदल रहा था। खासकर जब पेट्रोल भरवाते वक्त डैनिया ने भलाई करते हुए एक बूढ़े आदमी को डस्टबिन का रास्ता बताया, लेकिन उस बूढ़े ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और डैनिया को खूब भला बुरा कहा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि बूढ़े के जाने के बाद डैनिया उसके पीछे जाकर उसे टक्कर मार देगा। वो घमंडी बूढ़ा फिर से डैनिया को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन डैनिया ने उसे सीधा जमीन पर धक्का दे दिया। अब उस बूढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो डैनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन डैनिया अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वो बस उसे गोली मारने ही वाला था कि साशा ने सही वक्त पर उसे रोक लिया, पर डैनिया ने साशा से कहा और फिर से भागने की कोशिश कर रहे उस बूढ़े पर गोली चला दी। इसके बाद वो सीधा साशा के साथ वहां से निकल गया और फिर उनके बीच पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई। डैनिया को पूरा यकीन था कि उसने जो भी किया वो साशा के लिए ही किया था, पर उसे ये समझ नहीं आया कि हद से ज्यादा आजादी ही गुनाह की शुरुआत होती है। इस तरह दोनों गुस्से में अलग हो गए, लेकिन डैनिया ने नहीं सोचा था कि साशा गाड़ी चलाकर उसके पीछे आएगी, पर वो माफी मांगने नहीं आई थी, बल्कि उसने रेस दी और तेजी से आगे निकल गई। फिर अगले ही पल डैनिया के होश उड़ गए। वो बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ वहां पहुंचा जहां गाड़ी गिरी थी और उसने घायल साशा को गाड़ी से बाहर निकाला। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद भी साशा जरा भी डरी हुई नहीं थी, बल्कि अपनी हिम्मत दिखाने के लिए वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। तभी हवा का एक झोंका आया और पास रखे एक डिब्बे का ढक्कन उड़ गया। दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि उसके अंदर नोटों की गड्डियां और गोलियों से भरी एक मशीन गन रखी थी और यही वजह थी कि सौतेला पिता पागलों की तरह उनके पीछे पड़ा था। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि एक और बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जल्द ही एक अनजान आदमी के बताए रास्ते पर चलकर उन्हें एक सुनसान जगह पर होटल मिल गया, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि होटल का मालिक रैबिट ना सिर्फ एक अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी है, बल्कि उसने एक ही बार में उन दोनों का राज भी खोल दिया। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो पैसों से हल ना हो सके। इसलिए उस अजीब दिखने वाले रैबिट ने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि वो उन दोनों को एक खंडहर हो चुके घर में ले गया, जो कि यही था
साशा और डैनिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन रैबिट ने वादा किया कि वो समय पर जरूरी सामान भेज देगा और वहां से चला गया। रैबिट का बताया हुआ वो शानदार घर आखिरकार उन दोनों के लिए छुपने की सबसे अच्छी जगह बन गया था। इस टूटी फूटी दुनिया में ये जगह उनके लिए जन्नत जैसी थी, जहां उन्हें वो सुकून मिला जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन इसके बावजूद साशा के सौतेले पिता ने उन्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। खासकर जब उन्हें वो एक्सीडेंट वाली कार मिली तो पुलिस सुराग ढूंढते हुए सीधा रैबिट के घर पहुंच गई। लेकिन रैबिट की बातों ने सबको हैरान कर दिया। मैंने सुना है कि पड़ोस वाले लड़के ने लड़के को उन्हें छोड़ते हुए देखा था। हालांकि रैबिट लगातार अनजान बनने का नाटक करता रहा, जिससे वहां पूछताछ करने आए पुलिस वाले निराश होकर लौट गए। दूसरी तरफ साशा और डैनिया ने रैबिट का भेजा हुआ सामान मिलने के बाद अपना नया हेयर स्टाइल बना लिया था और बालों को कलर भी कर लिया था ताकि वो पुलिस से बच सके। साशा ने सफेद पर्दे को निकालकर उसे डैनिया की दी हुई बालियों के साथ पहन लिया। वो ऐसे लग रही थी जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। डैनिया हैरानी से उसे देख रहा था। वो बिल्कुल एक असली दुल्हन की तरह डैनिया के सामने आई और फिर दोनों ने एक दूसरे से कस्में खाई। मैं कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हर मुश्किल हल करूंगी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हर मुश्किल हल करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा ढाल बनूंगा। मैं कसम खाती हूँ कि चाहे हम लड़े या झगड़े या एक दूसरे पर गुस्सा करें, मैं कसम खाता हूँ चाहे मैं कितनी भी गलतियां करूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं कसम खाती हूँ कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे जब तक कि मौत हमें जुदा ना कर दे। वक्त के साथ साथ जवानी ढल जाती है, लेकिन उस उम्र में किए गए वादे हमेशा सच्चे रहते हैं। कड़ाके की इस पहली बर्बारी के बाद साशा और डैनिया ने आखिरकार सब कुछ भुलाकर आजादी से अपने सपनों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे हाथ बढ़ाते ही वो आसमान छू लेंगे। उस पल वो आजाद थे और एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी शांति से कटेगी, तभी दरवाजे पर हुई एक तेज खटखटाहट ने उस सुकून को तोड़ दिया। वो और कोई नहीं बल्कि हमेशा उनकी मदद करने वाला रैबिट था। उसने चुपके से एक तहखाने का दरवाजा खोला और सामान लाने के बहाने से साशा को नीचे भेज दिया। फिर उसने चालाकी से साशा को अंदर ही बंद कर दिया। जब तक डैनिया कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। रैबिट ने तेजी से उसकी बंदूक छीन ली और फिर वो पैसे निकाल लिए जो डैनिया और साशा ने उसे दिए थे। डैनिया ये देखकर सन्न रह गया। अब उन्हें समझ आया कि उस आदमी को रैबिट क्यों कहा जाता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साशा को बचाने के लिए डैनिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो बेबस होकर मुड़ा और इस बुरे अंजाम के लिए तैयार हो गया। पर अगले ही पल साशा ने लकड़ी के बीच की जगह से रैबिट पर गोली चला दी। मौका देखकर डैनिया भी तुरंत खड़ा हो गया और किसी तरह खींचतान करके उसने साशा को बाहर निकाल लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस धोखेबाज रैबिट का क्या किया जाए। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस सोच विचार में यहाँ हुई फायरिंग की आवाज से पास ही गश्त लगा रही पुलिस चौकन्नी हो जाएगी। जब पुलिस को पता चला कि घर के अंदर वही दोनों हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत बैकअप बुला लिया। अब हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। अब अगर साशा और डैनिया भागना भी चाहते तो कोई फायदा नहीं था। चारों तरफ से घिर जाने पर डैनिया और साशा बुरी तरह परेशान हो गए। लेकिन पुलिस कमिश्नर अब भी बातचीत से उन्हें समझाना चाहता था। तभी कुछ हल्की सी कदमों की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। असल में कुछ पुलिस वाले पीछे के रास्ते से चुपके से अंदर घुसना चाहते थे। ये देखकर डैनिया को लगा कि पुलिस उन्हें धोखा दे रही है। उसने अपनी बंदूक लोड की और उन पुलिस वालों पर निशाना साधा। लेकिन पल भर हिचकिचाने के बाद उसने हवा में गोली चलाकर पुलिस को चेतावनी दे दी। ये देखकर साशा भी समझ गई कि डैनिया आखिरी दम तक लड़ने के मूड में है, इसलिए उसने सरेंडर करने का ख्याल छोड़ दिया और सीधा ट्रिगर दबा दिया। इससे घबराकर इस कमिश्नर वहां से जान बचाकर भागा। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि भारी संख्या में कमांडो के आने के बाद साशा का सौतेला पिता पुलिस इंचार्ज की बात को अनसुना करते हुए सीधा आंगन में आ गया। वहां खड़े होकर उसने साशा से बात की। साशा उसे देखकर एकदम सुन्न रह गई, लेकिन उसने अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए उससे कहा, तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। तुम हमेशा अपने घमंड में वही करते रहे जो तुम्हें सही लगता था। ये सुनकर उसका सौतेला पिता शांत रह गया। तभी डैनिया और साशा की माँ भी वहां पहुंच गई। वो इन दोनों बच्चों की जान बचाने की अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हद से ज्यादा प्यार भी कभी कभी एक बेड़ियों की तरह लगने लगता है। अपनी माँ की बातों को अनसुना करके साशा और डैनिया ने साफ दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अपनी बंदूक को गोलियों से भरा और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो इस दुनिया के लिए अपने गुस्से को इसी तरह से बाहर निकाल रहे थे और हालात को बेकाबू होता देखकर कमांडर ने उन दोनों के माँ बाप की एक न सुनी और सीधा हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन कमांडो को अपनी तरफ बढ़ते देखकर भी साशा और डैनिया बड़े ही आराम से रेडियो ऑन करके एक प्यारे से गाने पर डांस करने लगे, जैसे वो एक दूसरे के सबसे खूबसूरत पलों को अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हो। लेकिन अच्छे पल बहुत थोड़े वक्त के लिए होते हैं और टूटी हुई जिंदगी का अंत भी कोई दूसरा ही तय करता है, फिर चाहे वो जहन्नुम की तरफ ले जाए या जन्नत की तरफ। इसलिए कमांडो के दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही डैनिया ने आखिरी 2 गोलियां निकाली और लोड की हुई बंदूक साशा के हाथों में दे दी, मानो उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। जैसे ही कमांडो अंदर घुसने वाले थे, शायद ऊपर वाला भी इंसानों के इस प्यार को नहीं समझता। डैनिया के किरदार जिसके आधार पर बना है, उस डेनिस ने कहा था कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, लेकिन अगर हमने सरेंडर कर दिया तो हम कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए एक दूसरे के सहारे जीने वाले इन दोनों बच्चों ने आखिर में सबसे खतरनाक रास्ता ही चुना। लेकिन डर के मारे साशा की हिम्मत जवाब दे गई। डैनिया भी अंदर से थोड़ा हिल गया। कमांडो की बंदूकें उनकी तरफ तनी हुई थी और उसने भी अपनी बंदूक साशा के सिर पर तान दी, लेकिन वो अपने प्यार को नुकसान नहीं पहुंचा सका। और तभी अगले ही पल एक गोली डैनिया के सीने के आर पार हो गई। साशा का दिल तो जैसे टूट ही गया। उसकी आंखों का वो डर अब एकदम पक्के इरादे में बदल चुका था। और फिर अगले ही पल उसने अपनी जान देकर उन दोनों की शादी का वादा पूरा कर दिया। मैं तुमसे प्यार करूंगी, चाहे मौत भी हमें अलग क्यों ना कर दे। वो दोनों सर्दियों के मौसम में मुरझाने वाले फूल की तरह थे, जो उस मौसम में बिछड़ गए जब वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब तेज चलने वाली ठंडी हवा
हवाएं भी उनके दर्द में रोती हुई लग रही थी, लेकिन ये सब मिलकर भी इन दोनों मासूमों की जान वापस नहीं ला सकती थी, जो एक साथ इस दुनिया से चले गए। और वो सारे जाने पहचाने चेहरे भेड़ों के झुंड की तरह सूखे हुए जंगल से। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।